हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। और हम यांत्रिकी पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक रूपांतरण, यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। निर्देश तंत्र में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक पी व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक ए व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक बी व्यक्ति यहाँ खड़ा है। तो ए के नज़रिए में पी नदी के उस पार है और बी के नज़रिए में पी नदी के इस पार है। तो एक ऐसा समीकरण बना दे जिसमें ए और बी दोनों के नज़रिए आ जाएं, यानी पी की स्थिति को बता दे। और इन तीनों में जो रिलेशन होगा ना, जो रिलेशन की इक्वेशन आएगी, वही समीकरण क्या कहलाती है? रूपांतरण समीकरण। यानी किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। अब निर्देशांक रूपांतरण दो प्रकार से होते हैं। पहला तो होता है कि जब दोनों निर्देशांक स्थिर हो, ठीक है, यानी दोनों निर्देशांक एक निश्चित दूरी पर स्थिर हो। और दूसरा केस है कि जब दोनों निर्देशांक एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हो, ठीक है, सापेक्ष गति। तो पहले जो स्थिर केस है उन्हें कहते हैं समय अनाश्रित रूपांतरण, ठीक है, क्योंकि ये समय पर निर्भर नहीं करते, सिर्फ इनमें स्थिति चेंज होती है। और दूसरा सापेक्ष गति में समय आश्रित। क्योंकि ये समय पर भी निर्भर करेंगे। ठीक है, आप साथ के साथ नोट करते जाएं, जिससे कि आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे और बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे समय अनाश्रित समीकरण, ठीक है, यानी हमारी हेडिंग हो जाएगी स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। अब माना कि एक निर्देश तंत्र है एस, ठीक है, और दूसरा निर्देश तंत्र इससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है, जो कि है एस डैश। और इन दोनों के बीच मान ली हमने दूरी आर नोट है, ठीक है। अब कोई बिंदु पी जिसकी एस वन एस के सापेक्ष स्थिति हो जाएगी आर वेक्टर, और एस डैश के सापेक्ष इसकी स्थिति हो जाएगी आर डैश वेक्टर। इसका मूल बिंदु ओ है और इसका ओ डैश। अब यदि आर आर डैश और आर नोट को देखें तो सदिश के योग नियम से, ठीक है, तीनों सदिश है, सदिश के योग नियम से क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर प्लस आर नोट, ठीक है। यहाँ से आर डैश क्या आ जाएगा? आर डैश हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर, ठीक है। तो ये तो होगी एस डैश फ्रेम की स्थिति और ये है एस फ्रेम की स्थिति। तो इस समीकरण से दोनों स्थितियों में संबंध आ रहा है, तो यह हो जाएगा रूपांतरण समीकरण। और यह कौन सी रूपांतरण समीकरण है? यह स्थिति
रूपांतरण समीकरण। ठीक है, अब चूंकि वेग क्या होता है हमारे पास डी आर अपॉन डी टी, तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, अवकलन कर दिया तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर नोट अपॉन डी टी। अब चूंकि यहाँ डी आर नोट क्या था, कांस्टेंट था, एक निश्चित दूरी पर दोनों खड़े थे, ये आर बदल नहीं रहा, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, ये हो गया एस डैश में वेग। ठीक है, वी डैश इज इक्वल्स टू ये हो गया एस में वेग वी, तो ये इन दोनों में आ गया संबंध, यानी दोनों के वेग बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों स्थिर है, वेग में कोई अंतर नहीं है। जो p का वेग होगा s1 में जैसा दिखाई देगा वैसा ही s2 के लिए उसका वेग होगा। वी डैश हमारे पास क्या आया, वी वेक्टर। अब t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन, तो क्या जाएगा हमारे पास, त्वरण। ठीक है, तो ये हो गया d1 dt इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ए डैश आ गया, तो दोनों त्वरण भी बराबर होंगे, दोनों वेग बराबर होंगे तो दोनों त्वरण भी यहाँ पे बराबर होंगे। तो हमारे पास समीकरण आ गई, पहले थी आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नोट, दूसरी है वी डैश इज इक्वल्स टू वी, और तीसरी समीकरण है ए डैश इज इक्वल्स टू ए। और ये तब होंगे जब स्थानांतरित निर्देश तंत्र हो, यानी फिक्स निर्देश तंत्र हो और फिक्स दूरी पर खड़े हो। और ये तीनों समीकरण है समय अनाश्रित। दूसरा है जब एक समान अपेक्षिक गति करते हुए निर्देश तंत्र। ठीक है, इनकी रूपांतरण समीकरण देखें तो इसमें क्या होगा कि एस डैश एक निश्चित कांस्टेंट वेग से गति कर रहा होगा। अब चूंकि एस डैश एक वेग से गति कर रहा है तो यहाँ पे आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नोट आ जाएगा हमारे पास v इंटू टी। ठीक है, कैसे आया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ से दूरी क्या आ गई, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, माना कि ये v वेग से चल रहा है और t समय पश्चात इसकी हम स्थिति देख रहे हैं। तो हमारे जो रिलेशन थे उनमें अगर हम आर नोट की वैल्यू रख दें, ठीक है, हमारा रिलेशन क्या आया था कि आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नोट। तो यहाँ पे आर डैश
बराबर हो जाएगा आर माइनस वी टी। ठीक है, समीकरण एक हो गई। अब टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि हमें वेग निकालना है। वेग निकालेंगे तो डी आर डेस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस डी वी टी अपॉन डी टी। यहाँ से क्या जाएगा, वी डेस इज इक्वल्स टू वी नोट मान लेते हैं, प्रारंभिक इसकी वेलोसिटी वी नोट थी, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाहर आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी। ठीक है, ये आ गई हमारी दूसरी समीकरण, यानी वेग में संबंध। v का समीकरण हमारे पास आया v नॉट माइनस वी। ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्वरण। ठीक है, डी वी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन डी टी माइनस डी वी अपॉन डी टी। ये क्या है, ए डैश। ठीक है, वी नॉट क्या होगा, ए उसके सापेक्ष त्वरण, और डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, क्योंकि वी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वी एक नियत वेग से चल रहा है, तो ये हो जाएगा 0। तो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा ए डैश इज इक्वल्स टू ए, यानी जो एस फ्रेम में त्वरण था वही एस डैश फ्रेम में रहेगा, यदि वह नियत वेग से गति कर रहा है तब भी, क्योंकि नियत वेग में त्वरण नहीं बदलते, इसलिए ये ए भी नहीं बदलेगा। अब हमारे पास 3 समीकरण आई थी, कौन कौन सी, आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस वी टी, दूसरी थी वी डैश इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी, और तीसरी हमारे पास थी ए डैश इज इक्वल्स टू ए। और ये तीनों समीकरण देखिए, इसमें टी है इसलिए ये हो गई समय आश्रित समीकरण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखें तो निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण कैसे करेंगे, यानी जब निर्देश तंत्र किसी कोण से झुके हुए हो। इसमें भी 2 केस हो जाएंगे, ए हो जाएगा 2D यानी द्विविमीय, और दूसरा केस हो जाएगा 3D का, जिसमें तीनों अक्ष घूम रहे हो, त्रिविमीय। तो पहले हम 2D का देख लेते हैं।
ठीक, तो ये इसका डायग्राम हो गया। तो एस, पहले माना कि एस एक फ्रेम था जिसमें देखिए जेड और जेड एक्सिस दोनों समपाती होंगे, क्योंकि हमने द्विविमी लिए है इसलिए जेड एक्स को हमने समपाती करके इसको एक्सिस को घुमा दिया। तो एक्स डैश थीटा कोण घूम गया, वाई डैश भी वाई से थीटा कोण घूम गया, ये एस डैश फ्रेम हो। अब माना कि एक पी बिंदु यहाँ स्थित है जिसके निर्देशांक एस फ्रेम के अकॉर्डिंग एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे और एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग एक्स डैश कॉमा वाई डैश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी ये वाई डैश होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर दूरी होती है एक्स डैश कोमा वाई डैश, और ये एक्स डैश दूरी होगी, और एस फ्रेम के लिए ये दूरी एक्स डैश होगी और ये दूरी वाई हो गई, सॉरी ये एक्स होगा, ये दूरी एक्स होगी और ये दूरी वाई हो गई। ठीक है, डायग्राम अच्छे से देख लेना। अब क्या है कि यहाँ ए बिंदु से हमने एक लंब डाल दिया ताकि ये एक त्रिभुज बन जाए और हम आसानी से समीकरण बना सकें। ठीक है, सबसे पहले अब बात करें एक्स डैश की। तो एक्स डैश क्या होगा, डायग्राम में अगर देखें तो एक्स डैश बराबर ओ सी इज इक्वल्स टू डी पी। ठीक है, एक्स डैश क्या था, ये डी पी और ये ओ सी दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों समान है लंबाई में, और इनका मान हो जाएगा डी एफ प्लस एफ पी, डी एफ प्लस एफ पी। ठीक है, यहाँ से हम एफ पी की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से आ गया हमारे पास ओ ए कोस थीटा प्लस ए पी साइन थीटा। ठीक है, ये ए पी के अगर हम घटक करें तो इस तरफ आ जाएगा ए पी कोस थीटा और इस तरफ आ जाएगा ए पी साइन थीटा। तो ये दोनों हो गए ओ ए कोस थीटा प्लस ए पी साइन थीटा। अब यहाँ से ओ ए की वैल्यू क्या है, देखिए ओ ए क्या है, एक्स के बराबर है, तो ये हो गया एक्स कोस थीटा प्लस ए पी की वैल्यू देखें, ए पी क्या हो गया, वाई की वैल्यू होगी ये तो। ठीक है, वाई, तो वाई साइन थीटा, ये हो गया एक्स डैश। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन आ गया, हमारी पहली समीकरण हो गई एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर वाई डैश की बात करें तो वाई डैश बराबर हो जाएगा ओ डी, और किसके बराबर है, ई एफ के। ठीक है, वाई डैश है ये ओ डी और ई एफ के। ठीक है, इन दोनों में यहाँ से हो जाएगी ए एफ माइनस ए ई। ठीक है, ए एफ माइनस ए ई इन दोनों के बराबर हो जाएगी ई एफ। ठीक है, ये वाई डैश है तो इसमें से हम ए ई को घटा देंगे। अब हमारे पास ए ई और ए एफ दोनों की वैल्यू है, ए एफ क्या आ जाएगा, ए एफ हमारे पास आ जाएगा ए पी कोस थीटा और एक्स साइन थीटा। ठीक है, ए ई की वैल्यू हमारे पास एक्स साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया वाई डैश और वाई में। ए पी की वैल्यू, ठीक है, ए पी की वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पे ये ओ ए है। ठीक है, ओ ए पी की वैल्यू हमने रख दी, ए पी कहाँ है, ए पी, ये क्या है वाई। ठीक है, वाई रख दी, ओ ए की वैल्यू हमने रख दी क्या, एक्स। ठीक है, इससे हमारे पास वाई डैश भी आ गया। अब चूंकि जेड और जेड डैश तो बराबर है तो जेड डैश और जेड आ जाएगा। तो ये तीन समीकरण होगी द्विविमी में।
अब 3D की बात करें, यानी त्रिविमीय, तो त्रिविमीय में तीनों एक्सिस घूम जाएंगी। द्विविमीय में हमने 2 एक्सिस घुमाई थी। ठीक है, तो ये डायग्राम हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि तीनों एक्सिस क्या होगा, थीटा एंगल से घूम जाएगी। तो जैसे कि हमने 2D में जो रिलेशन निकाला था वैसे ही इसमें रिलेशन आ जाएगा। तो ये तीनों समीकरण में लिख देता हूँ। पहली है एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स। यहाँ पे एक्स डैश ओ एक्स क्या है, एक्स डैश ओ एक्स यानी थीटा हो गया। ठीक है, इन दोनों एक्सिस के बीच में कौन हो गया, प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड। ठीक है, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि सारे टर्म हम कोस में रख सकें। हमने साइन की टर्म हटा दी। वाई डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड। तीसरी है जेड डैश इज इक्वल्स टू एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड। ठीक है, तो ये 3 त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण आ गई, जिसमें एक्स डैश का एक्स वाई जेड में रिलेशन है, वाई डैश का एक्स वाई जेड और जेड डैश का एक्स वाई जेड में रिलेशन है। ठीक है, तो अगर इन तीनों समीकरणों को गौर से देखें तो cos x ये सारे टर्म्स सेम है और ये x, y, z कॉमन है। तो इसका एक मैट्रिक्स रूपांतरण आता है, वो हम लिख लेते हैं। इसका मैट्रिक्स रूपांतरण कुछ यूँ होता है, ठीक है। पहले हो जाएगी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बराबर ये इसके गुणा में। तो ये इसका हो गया मैट्रिक्स रूपांतरण। यहाँ पे A1 A2 A3 और ये पूरी जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है, ये होती है घूर्णन मैट्रिक्स। ठीक है, इस गुणन मैट्रिक्स का अगर एक्स वाई जेड से गुणा करें तो हमारे पास एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश आ जाएगा। यहाँ पे A11 क्या हो जाएगा, कोस एक्स डैश ओ एक्स और A12 क्या हो जाएगा, कोस एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, इस प्रकार से सारे हमारे पास थे। तीनों समीकरणों में हमने देखा तो सारे A1 A12 A13 सारे सब आ रहे थे उसमें। तो ये इसका हो गया मैट्रिक्स रूपांतरण। अब इनका वेग रूपांतरण देखें तो वेग क्या होता है,
v इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ से वी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से वी एक्स आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, उसका एक्स डायरेक्शन में वेग। अब हमें वी डैश निकालना है तो एक्स डैश हो जाएगा, वो हो जाएगा ए डबल वन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी, इनमें एक्स का टर्म नहीं है, तो प्लस ए वन टू डी वाई अपॉन डी टी प्लस ए वन थ्री डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो गया इसका रिलेशन। तो ऐसे करके हम इसकी भी मैट्रिक्स रूप बना देंगे। तो इसका मैट्रिक्स रूपांतरण हो जाएगा वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड इज इक्वल्स टू तो ये आ गया इसका वेग रूपांतरण की मैट्रिक्स रूप। अब इसी प्रकार अगर त्वरण की देखें तो त्वरण की हो जाएगी डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ए डबल वन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए वन टू डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए वन थ्री डी टू जेड अपॉन डी टू स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम मैट्रिक्स बना दें ऐसे ही, तो उनकी मैट्रिक्स देखें तो ये आ जाएगी यहाँ पे घूर्णन मैट्रिक्स आ जाएगी, और यहाँ पे त्वरण आ जाएगा। अब इसी में एक चौथा छोटा सा केस है, वो भी देख लेते हैं। चौथा है कि घूर्णन गति करते हुए, ठीक है, ये तो स्थिर था, थीटा कोण पे मुड़ा होके स्थिर था, लेकिन अगर ये घूर्णन कर रहा हो तो अगर घूर्णन गति करे तो हमारी 2D समीकरण क्या आ जाएगी, यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा गुणा टी। थीटा क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, तो कोणीय वेग गुणा समय। तो 2D समीकरण यहाँ पे आ जाएगी एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, और वाई डैश आ जाएगा वाई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी। जेड डैश जेड हो जाएगा, क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये दोनों संपाती हो जाएंगे। ठीक है, ये भी जेड डैश है। ठीक है, तो हमने निर्देशांक रूपांतरण पूरे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैलीलियन रूपांतरण पढ़ेंगे कि गैलीलियन रूपांतरण किस प्रकार होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।